कर देता हूँ। मेरा नाम खिज़र शाहिद है और मैं यहाँ जर्मनी में जॉब करता हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और मेरी जो फील्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आज का जो सेशन है उसके लिए आपको कोई किसी किस्म का स्किल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली सेशन जो है ये आपको बताएगा कि ये फील्ड एक्चुअली है क्या, इस फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, अगर आप हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह की जॉब पोजीशंस हैं यहाँ पर जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं। इसके अलावा इस फील्ड में बहुत सारी फ्रीलांसिंग जॉब्स भी हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा था, जर्मनी आया था, तब पाकिस्तान में ऐसी कोई डिग्री और स्किल्स इतने कॉमन नहीं थे और आज भी जहाँ तक मुझे पता है कि पाकिस्तान में डेटा साइंस से रिलेटेड डिग्रीज इतनी कोई है नहीं, लेकिन जॉब्स पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं। फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, फ्रीलांसिंग में आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है इससे रिलेटेड जो है वो मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आप जब देखेंगे कि इस फील्ड के अंदर आने के बाद कौन कौन सी जॉब्स हैं आपके साथ जो जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आई गेस इससे आपको खुद से अंदाजा हो जाएगा, आप असेस कर सकते हैं कि क्या आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और क्या आप इस स्किल्स ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि डेटा साइंस की जो फील्ड है, इस फील्ड में आने के लिए बहुत सारी डिफरेंट जॉब पोजीशंस होती हैं और उन सब के लिए पर्टिकुलर स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। और आई वुड से कि कोई भी स्किल जो है सीखना इतना मुश्किल नहीं होता। आपने इसको अपना टाइम देना है, थोड़ी सी एफर्ट देनी है, तो हर स्किल जो है वो आप मतलब कर सकते हैं। मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, मुझे यहाँ पे जो जॉब मिली हुई है वो बिल्कुल भी इस बेस पे नहीं है जिस बेस पर कि मैंने मास्टर्स की डिग्री की है। मुझे यहाँ पे जॉब मिली है सिर्फ स्किल्स की बेस पे। उन्होंने मुझसे पूछा इंटरव्यू पे कि ठीक है, आपकी डिग्री तो है, आपको आता क्या है, स्किल्स क्या है आपके, किस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं आप। क्या अगर फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग की बात करें, क्या प्रोग्रामिंग आपको आती है, किस लैंग्वेज में, कौन कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हुए हैं। तो ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी आप किसी भी तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रीलांसिंग पे भी कोई प्रोजेक्ट में हायरिंग हो रही है तो ऑब्वियसली कुछ बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्रीलांसिंग भी कर देती हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअल्स भी करते हैं। तो वो आपसे जब इंटरव्यू लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे पूछेंगे आपके स्किल्स क्या हैं। आपने अपने प्रोफाइल में भी अपने स्किल्स ही डेफिनेटली ऐड करने होते हैं। तो उसके लिए लिहाज से इंट्रोडक्शन के लिए ये सेशन जो है वो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें है क्या एक्चुअली। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो बेसिकली उसके बारे में ये सेशन डिज़ाइन किया गया है ताकि आप खुद से अपने आप को असेस कर सकें कि आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं और क्या आपने इस फील्ड से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनको फर्दर फॉलो करना है या नहीं करना। तो एडमिन आप मुझे बता दें अगर सेशन हम स्टार्ट करते हैं फिर जी सर स्टार्ट कर दें। जी सर स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया। सेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये है इंट्रोडक्शन टू द डेटा साइंस प्रिंसिपल्स। डेटा साइंस एक बहुत ही वास्ट, एक बहुत ही ज़्यादा फील्ड है। अब जैसे कंप्यूटर साइंस में जब आप कोई भी डिग्री करते हैं या पढ़ते हैं तो आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हैं जिसमें वेबसाइट की होती है, फिर गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो बहुत डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस से आगे बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, उनमें से एक जो है वो डेटा साइंस की फील्ड आती है। इसके लिए भी आपको जरूरी नहीं कि आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ही की हो, आप इसके सारे स्किल्स जो हैं वो आप फ्रीलांसिंग खुद से ट्यूटोरियल्स देख के, ये सेशंस देख के अपने अंदर ये सारे स्किल्स जो है डेवलप कर सकते हैं। तो काफी वास्ट फील्ड है और हम इसी में यही सब जो है सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप डेटा साइंस की बात कोई भी बंदा कर रहा हो तो उसमें कुछ टर्म्स याद होती हैं। सबसे पहले जो टर्म यूज होती है डेटा साइंस में वो डेटा है, जिसमें कि डेटा एक्चुअली है क्या। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डेटा है क्या। जब भी आप इससे रिलेटेड कोई भी, तो हर जगह, हर कंपनी का, हर प्रोजेक्ट का, हर जगह से आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा जो है वो मिल रहा होता है और इस डेटा को ही आपने यूज करना होता है। ये फील्ड डेटा के बगैर कुछ भी नहीं है। इसके बाद डेटा टीम क्या होती है, डेटा टीम के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं वो उनके पास क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं।
बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा की टीम में कौन कौन से बंदे हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, डेटा साइंस क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको इस सेशन में बताई जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये इस इंडस्ट्री का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। अब आप ये देखें कि तकरीबन 25 इयर्स अगो एक जॉब हर जगह, दुनिया में हर जगह, इवन कि पाकिस्तान में भी एक स्टैटिस्टिशियन की जॉब होती थी, जिसका काम होता था कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा वो गैदर करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है एक्सेल फाइल्स में या किसी भी तरह एक अच्छी तरह से उसको स्ट्रक्चराइज करके उसके ऊपर कुछ बेसिकली स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज जो होते हैं, बेसिकली जो मैथ्स जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हो उन्हें पता है, ये मीन फाइंड करना। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, टीचर है तो वो भी अपने स्टूडेंट का सारा एक डेटा मेंटेन करता है जिसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनके सारे मार्क्स के रिजल्ट्स होते हैं, फिर आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, एक ग्रेड कैलकुलेट करते हो। बेसिकली ये स्टैटिस्टिशियंस इस तरह से काम करते थे, लेकिन क्योंकि अब उसके बाद ऐसा हुआ कि डेटा बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। फॉर एग्जांपल अब नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो आपका सारा का सारा डेटा, पेशेंट्स की केस हिस्ट्री, हर चीज़ एक हॉस्पिटल के डेटाबेस में जो है वो सेव होती रहती है। वहाँ पे जितने पुराने कस्टमर्स हैं, नए कस्टमर्स हैं, करंट कस्टमर्स हैं, जो बार बार कस्टमर्स आ रहे हैं एक हॉस्पिटल में। इसके अलावा जब आप कोई शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो उनके पास भी ये सारा डाटा इकट्ठा होता ही रहता है, और ये इतना ज़्यादा डाटा आपके पास उनकी डेटाबेस में इकट्ठा हो गया, आपने इसको किसी ना किसी से यूज़ करना है। तो बेसिकली डेटा साइंस में यही है कि आप अपने बिजनेसेस को, जो कस्टमर्स हैं वो अपने बिजनेसेस को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, और वो खुद ही काम नहीं कर सकते, जिसके लिए उन्हें बंदे चाहिए होते हैं जो डेटा साइंस में काम कर सकें, डेटा का एनालाइज कर सकें और उनको सजेशंस दे सकें। तो हर किस्म की फील्ड में इसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट सेशंस में आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपको इन चीज़ों का जरूरत का नॉलेज हो तो आप उससे आपकी मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा जो है वो फायदा हो जाता है। इसके अलावा आई वुड से कोई ऐसी फील्ड मैंने नहीं देखी, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, सोशल मीडिया है, मूवीज है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इवन के जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, हर चीज़ के ऊपर डेटा साइंस की जो एप्लीकेशंस है वो यूज़ होती हैं। तो क्योंकि डेटा बढ़ता ही जा रहा है लोगों के पास, कस्टमर्स के पास, कंपनीज के पास, और नई टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें फिर स्टैटिस्टिशियन के लिए नए टास्क आ जाते हैं कि वो कहते हैं इतना सारा डेटा तो है, अब इतने सारे डेटा को आप एक्सेल फाइल में तो नहीं चेक कर सकते, कितनी रोज देखो कि आपके पास 1000 रोज का डेटा है, 20 कॉलम्स हैं, उसको एक एक करके देखना, हर वैल्यू को देखना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उसको उस डेटा से प्लॉटिंग करते हो, ग्राफ्स बना लेते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई सेल्स है, प्रोडक्ट की सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है या वो डिक्रीज हो रही है, या उसमें क्या चेंज आ रहा है, किस तरह के कस्टमर्स हैं, वो जो कस्टमर्स हैं वो कौन सी एज से रिलेटेड है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है और आपके पास प्रोडक्ट का डाटा इकट्ठा हुआ है तो आप देख सकते हो कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनका जो डाटा है वो कौन सी एज के कस्टमर्स ज़्यादा हैं, क्या वो 20 to 30 ईयर्स के ओल्ड लोग हैं वो ज़्यादा बाय कर रहे हैं, या 50 to 60 ईयर्स के जो एज हैं वो ज़्यादा ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, वो वुमेन ज़्यादा बाय कर रही हैं, मैन ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा डेटा, उसमें से पैटर्न्स निकालना, ट्रेंड्स निकालना, ये सारा जो है स्टैटिस्टिशियन की जॉब होती थी। इसकी वजह से न्यू डेटा और न्यू टेक्नोलॉजी से एक नया काम आ गया, तो हमने इसको डेटा माइनिंग का नाम दे दिया। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर से ही डेटा माइनिंग की फील्ड निकल आई। उसके बाद फिर हमने देखा कि डेटा भी बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा है, उसमें फिर हम बनाना शुरू कर देते हैं मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला तैयार किया हुआ है या एक प्रोग्राम तैयार किया हुआ है जो ऑटोमेटिकली आपको ट्रेंड्स बताना शुरू करता है। आपको हर दफ़ा डाटा के ऊपर नए फॉर्मूला लगाने से बेहतर है कि आपने एक मॉडल तैयार किया हो, जैसे ही आपका नया डाटा आता है तो ऑटोमेटिकली उसमें से नए ग्राफ्स प्लॉट होते ही जाए, जिसकी वजह से जो है हमारी नेक्स्ट फील्ड आ गई जिसे हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं। जब आपके पास मॉडल्स भी आ गए, आपको एक ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हो कि यानी कि ये हमारा पास्ट ट्रेंड है, इस बेस पे फ्यूचर में हमारे पास इस चीज के लिए ये हो सकता है, सेल्स इस प्रोडक्ट की ज्यादा ऊपर हो सकती है, इस प्रोडक्ट की कम हो सकती है। अगर हम मार्केटिंग करें, वुमेन को ज्यादा टारगेटिंग करें
तो फिर हमारी सेल्स ज़्यादा हो सकती है। तो मतलब आप अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए या कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप फोरकास्टिंग करके देते हो कंपनीज को। तो ये सारा काम जो है ये सब डेटा साइंटिस्ट करते हैं, स्टैटिस्टिशियंस करते थे। और आप ये फील्ड जो है इसको हमें मतलब ये एवोल्यूशन हुई है, स्टैटिस्टिक्स से डेटा माइनिंग निकली, उससे प्रेडिक्टिव एनालिसिस की फील्ड थी और फिर डेटा साइंस। ये टर्म्स सुनने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब आप आगे सेशन में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें इतना मतलब मुश्किल नहीं है। तो 25 साल पहले जो एक स्टैटिस्टिशियन की जॉब थी, आज उसी स्टैटिस्टिशियन को हम डेटा साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि उसी स्टैटिस्टिशियन ने विद फील्ड, विद टाइम और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपने नए स्किल्स जो है वो देखे और सीखे, और अब आप स्टैटिस्टिशियन से डेटा साइंटिस्ट बन गए हो। डेटा साइंटिस्ट की जॉब थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं। इवन कि आपने पाकिस्तान में भी आपके पास स्किल्स हैं, आप फॉरेन कंट्रीज में जॉब करना चाहते हो, उस केस में भी आप ये स्किल्स सीखो, अपना रेज्यूमे बनाओ, प्रोफाइल बनाओ। आप फ्रीलांसिंग में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और आपको डायरेक्टली विदाउट एनी फॉरेन एजुकेशन आपको डायरेक्ट पाकिस्तान से भी हायरिंग जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में यहाँ पे हो सकती है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे मास्टर्स नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान से बैचलर्स किया हुआ था, सिंपल डेटा साइंस के स्किल्स सीखे और उन्हें भी यहाँ पर जॉब वगैरह जो है वो मिल गई है। इसके अलावा मैंने खुद भी फ्रीलांसिंग पे भी कुछ ऐसा काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप जब सर्च करोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ओके, डेटा साइंस के अंदर सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स आती हैं वो दो हैं, एक एनालिसिस और एक एनालिटिक्स। ये दोनों टर्म्स को लोग आपस में मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनके मतलब डिफरेंट, वो समझते हैं कि एनालिसिस और एनालिटिक्स का मतलब एक ही है, लेकिन जब आप इस फील्ड को स्टडी कर रहे हो तो आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। एनालिसिस का मतलब है पास्ट के बारे में, जब आप बात करते हो आपके पास ग्राफ है, आपके पास डेटा है, आपने मतलब पुराने डेटा के बारे में जो आप उसके बारे में एनालाइज करके उसको बयान करते हो। फॉर एग्जांपल आपके जब देखा कि भाई आपका जो सेल्स है, ऑब्वियसली आपका सारा डेटा पुराना पड़ा हुआ है, ठीक है, पिछले एक मंथ का आपके पास डेटा, आपने देखा कि इस एक मंथ में इतनी सेल्स हो गई, इतने कस्टमर्स आए, इस महीने के वीकेंड पे सेल्स हमारी ज्यादा हुई, वीकडेज में सेल्स हमारी कम हुई। तो उसके पॉइंट से आप आगे मतलब उसको जब आप बयान कर रहे होते हो या उसको जो आप बता रहे होते हो ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो उसके ऊपर आप कह सकते हो कि आप यहाँ पे उस चीज को एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज का मतलब है कि यानी कि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसको ही देख के, उसको ही ऑब्जर्व करके आप जब एक्सप्लेन करते हो कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसकी रीजनिंग को एक्सप्लेन करते हो। लेकिन बात यह है कि वो काम ऑलरेडी हो चुका हुआ है। जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो हम फ्यूचर की बात करते हैं। जब आपने एक चीज को एनालाइज कर लिया है, उससे जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपकी कंक्लूजन्स हैं, जो आपने नतीजा निकाला है उससे लेकर, उसको फिर आप फ्यूचर के ऊपर अप्लाई करने के लिए कुछ प्रिडिक्शन करते हो। जैसे आपने देखा कि पास्ट में आपकी वीकेंड्स पे सेल ज्यादा हुई है, तो इससे आपको आइडिया हो गया कि आप ये फाइंडिंग है कि फ्यूचर में भी आप इस चीज को वीकेंड्स पे ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करें, ताकि वीकेंड में अब जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की हम बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जो बंदा अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहा है उसके लिए पे भी कर रहा है, स्पेशली अगर वो पेड एडवर्टाइजमेंट है। जब आप एड्स देखते हैं फेसबुक पे, गूगल पे, अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे, तो वो लोग उस चीज को पे करके अपने एड्स वहां पे आपके जो है वो लगा रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग उनकी एड देखते हैं उतना उन्हें फायदा होता है। लेकिन जब वो अपना डाटा देखते हैं तो कहते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट्स बाय जब लोग कर रहे हैं वो वीकेंड्स पे ज्यादा कर रहे हैं, तो अच्छा है ना कि हम मंडे और ट्यूसडे को एडवर्टाइजमेंट की जगह हम वीकेंड्स पे एडवर्टाइज ज्यादा करने की कोशिश करें, हम ज्यादा पैसे मार्केटिंग में वीकेंड्स के ऊपर लगाएं। इन दैट केस ज्यादा लोग वीकेंड्स पे देखेंगे और वीकेंड्स पे ऑलरेडी उनके पास कस्टमर लिस्ट ज्यादा होती है, उनके ऑर्डर्स वीकेंड्स पे ज्यादा आते हैं, तो इस वजह से उनकी मतलब एक आप निकाल सकते हो, एक फोरकास्ट कर सकते हो कि जी हाँ वीकेंड पे ये चीज है वो ज्यादा है। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल एक फैशन प्रोडक्ट है, हैंडबैग्स हैं या शूज हैं या क्लोथिंग है वुमेन की, आप सोचते हो कि यार ये तो वुमेन ही ज्यादा बाय कर सकती हैं, जेंट्स को तो इसकी एडवर्टाइजमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप डाटा देखते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे जेंट्स ने भी वो चीजें बाय की हैं फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर वाइफ्स, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि नहीं यार हमारी इस प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो सिर्फ फीमेल्स नहीं है, मैन भी कौन से जो 20 to 35, लेट्स मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 to 35 ईयर्स के जो मैन हैं वो ज्यादा बाय करते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो
कि आप नेक्स्ट टाइम जब एडवर्टाइजिंग करो उस चीज की तो आप उसमें से वुमेन को टारगेट करो और 20 to 35 इयर्स के मैन को भी टारगेट करो, क्योंकि जो उसकी रीजनिंग भी हो सकती है कि भाई क्यों ये आदमी क्यों बाय करते हैं। रीजनिंग बहुत सारी हो सकती है, उनकी नई नई शादियां हुई हैं या फिर वो अपने शुरू में या शादी के पहले 10-15 साल में वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा गिफ्ट कर रहे हैं, फैमिली के लिए प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, लेकिन टाइम आने के बाद उनके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने लिए खुद शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जो है आप बहुत सारी चीजें जो है वो डेटा से एनालाइज कर लेते हो ताकि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट में नेक्स्ट जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो एक चीज को, एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, तो आपके पैसे सही जगह पे यूज हो रहे हैं। सिर्फ पैसे लगाना और एडवर्टाइज करने से तो आपको कस्टमर्स नहीं मिल रहे, सही जगह पर पैसे लगाने से और सही लोगों जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है जिनके ज्यादा चांसेस है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के, उनके ऊपर पैसा लगाना, उनको दिखाना अपनी एडवर्टाइजमेंट से आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल अभी स्किल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम टारगेटिंग करते हैं अपने ग्रुप की या ये जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 50+ इयर्स ऑफ एज के लोगों को भी हमारी एडवर्टाइजमेंट जा रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन लोगों को तो स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो लोग वैसे फेसबुक वगैरह यूज कर रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, लेकिन उन्हें एड्स आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करें कि हमारी ऑडियंस जो है वो 50 इयर्स की एज से कम पे या 40 इयर्स की एज से कम के कस्टमर्स को ज्यादा आपके, तो उससे ये होगा क्योंकि आपकी तो बजट तो एडवर्टाइजिंग का फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1000 है या आपके पास 50,000 पाकिस्तानी रुपए हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन जब आपका एड 50+ के लोग भी उनको भी नजर आ रहे हैं तो आपके पैसे उस एड को दिखाने के लिए उन लोगों के सामने भी चले जाएंगे, राइट, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर ये है कि ज्यादा एड वही उनके सामने ही आए इस पर्टिकुलर वर्ड्स की लिखी होती है। तो जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हैं तो हमें पता होता है कि अगर हम वहां पे टारगेटिंग करेंगे इससे इस एज में आए तो ऑटोमेटिकली जो यूजर्स हैं वो फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी आपकी ये ऑनलाइन टूल्स हैं जिनके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली अगर आपने टारगेट को लिमिटेड किया है कि 50+ के एजेस वाले या 40+ के एज वाले बंदे देख सके, सिर्फ 40 से कम वाले देखें, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि वो चीज, वो एड सिर्फ 40 से कम वाले लोगों को ही नजर आएगा, उससे ज्यादा किसी को नजर ही नहीं आएगा। तो आपके जो पैसे स्पेंड हो रहे हैं वो आपकी टारगेट और पोटेंशियल ऑडियंस के ऊपर ही स्पेंड हो रहे हैं। तो एनालिटिक्स में हम फ्यूचर इवेंट्स को एक्सप्लोर करते हुए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट उस तरह से करते हैं। अब हमने तो नहीं करनी, राइट, यहाँ पे डेटा साइंस फील्ड की बात हो रही है कि आप जो कस्टमर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स हैं वो खुद से तो अपनी चीजों को एडवर्टाइज नहीं करते हैं, तो वो आपको देते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो इसके बेहतर है कि आपको डेटा साइंस की फील्ड में से ऐसे जो है एडवर्टाइजमेंट करके दे सकते हैं, उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, एड को लगाना इज नॉट इनफ। बेहतर ये है कि आप अगले का डेटा, अगर आपको डेटा भी देना है अपना साथ में, तो आप उसी को एनालाइज करके उन्हें बताएं कि भाई आपकी ऑडियंस को हम इस तरह से टारगेट करते हैं, आप इन डेज में पैसे लगाएं या इस पर्टिकुलर टाइमिंग में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो एड्स डिस्प्ले करें, इस टाइम पे एडवर्टाइज करें, तो इट्स बेस्ट। तो इसी तरह से जब आप पास्ट के डाटा को एनालाइज करते हो और एक्सप्लेन करते हो कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो उसे हम कहते हैं कि हम एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने पैसे लगाएं वगैरह, या न्यू कस्टमर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में हम कहते हैं कि हम यहाँ पे एनालिटिक्स की फील्ड में आ गए हैं। अब एनालिसिस और एनालिटिक्स दोनों दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस और एनालिटिक्स है उसमें आप ट्रेंड के बारे में बात करते हो, मतलब लफ्जों में बात करते हो, लेकिन जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो उसमें आप परसेंटेजेस की बात करते हो, नंबर्स की बात करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि भाई वीकेंड्स पे आपकी एड ज्यादा चलेंगे, आप वीकेंड पे ज्यादा एड्स लगाया करें, वीकेंड पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया करें, तो उस केस में क्या होगा कि आप क्वालिटेटिव एनालिटिक्स की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप ये कहते हो कि अगर वीकेंड पे आपकी सेल्स जो है वो 50% ज्यादा हो सकती है, या आप फैक्ट्स और फिगर्स को लेके बात कर रहे हो, नंबर्स को लेके बात करते हो, तो आप हम कहते हैं कि यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप कहते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है इस प्रोडक्ट की
वुमेन ज्यादा है, मेन कम है, तो ये एनालिसिस है। लेकिन जब आप यही बात को कहते हो कि 60% मेन है और 60% वुमेन है और 40% मेन है इस प्रोडक्ट की ऑडियंस, तो आप कहते हो कि ये क्वांटिटेटिव की फॉर्म में आपने जो है वो बात की है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स, जब आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे भी अप्लाई करोगे, एनालिसिस और एनालिटिक्स डिफरेंट है। आपने अगर फ्यूचर के बारे में बात करनी है, कंक्लूजन्स को फ्यूचर के बारे से के पर्सपेक्टिव से आपने बात करनी है, तो आप एनालिटिक्स की में अपने आप को शामिल कर सकते हो। लेकिन जब आप फास्ट के बारे में बात कर रहे हो तो तब आप एनालिसिस के बारे में बात करोगे। इसी तरह से जब हम आगे बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि बिजनेस एनालिसिस क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, तो ये टर्म्स एक जैसी नहीं है। डेटा एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस डिफरेंट चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी है। क्या है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो एनालिटिक्स से डिफरेंट है, वो पास्ट है, वो फ्यूचर का है। अब हम बात करते हैं कि डेटा साइंस में जो डेटा है वो क्या है। न्यूमेरिकल डेटा, सबसे पहले तो आता है न्यूमेरिकल डेटा। हमारे पास टेक्स्ट डेटा है, हमारे पास इमेजेस हैं, हमारे पास ऑडियोज हैं। न्यूमेरिकल डाटा में क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा में कस्टमर का जो डाटा है उसमें आपने लिखा कि भाई ये इन कस्टमर के नाम है, ये इनके एड्रेसेस हैं, ये इनके फोन नंबर्स हैं, ये इनकी एजेस हैं। इसी तरह से अगर आप मेडिकल की फील्ड से बात करते हो तो उसमें उनकी केस हिस्ट्री, उनकी डिजीजेस, इस तरह से ज्यादा की जो पेशेंट्स की सारी हिस्ट्री होती है। अगर आप गाड़ियां खरीद रहे हो या इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो उसमें भी जितना भी आपका सारा डाटा है वो नंबर्स की फॉर्म में है, तो हम उसे न्यूमेरिकल डाटा कहेंगे जो एक्सेल टेबल्स की फॉर्म में है। अब लेकिन वो डाटा ये देखेंगे वो बिल्कुल 15 या 20 रोज का नहीं होगा, वो हजारों, 10,000, 50,000 कस्टमर्स का डाटा एक साथ होता है। तो उस सारे डाटा को एक साथ एनालाइज करने के लिए फिर हमें डाटा साइंस की फील्ड में आना पड़ता है। उसी तरह से टेक्स्ट डाटा भी होता है जिसमें लोगों ने, अब जैसे एड्रेस है तो वो तो नंबर्स में नहीं होता, एड्रेस तो बिल्कुल एक नंबर्स की जगह एक अल्फाबेट्स की फॉर्म है। तो वो वाला डाटा उसको डील करने के लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट अप्रोच यूज करनी पड़ती है। फिर इमेजेस, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस भी आपका एक डाटा है। आप इमेजेस में, मैं इमेजेस की आपको एग्जांपल दे सकता हूँ डेटा साइंस की फील्ड में। आप देखते हैं जो फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है या स्नैपचैट है, तो स्नैपचैट पे आप देखते हो कि जब आप आते हो तो आपके फेस पे फिल्टर्स लग जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी आईज को, आपकी नोज को, आपके हेड को खुद से जो है वो फिल्टर्स जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ये इमेजेस है, यानी कि डाटा साइंस, उसमें भी डाटा साइंस की यूज हुई है और मशीन लर्निंग यूज हुई है, यही फील्ड यूज हुई है। तो इमेजेस का भी डाटा जो है वो इस तरह के फिल्टर्स बनाने में यूज होता है। फिर आप देखते हो मूवीज में, आप देखते हो कि ज्यादा कि भाई फेशियल रिकग्निशन जो चीजें होती हैं, कि आपने एक सिस्टम है उसके सामने अपना फेस किया और उसने आपको पहचान लिया कि आप ये हो। इसके अलावा जैसे बाहर के कंट्रीज में ऐसे होता है कि गाड़ियां जो हैं वो जब चल रही होती हैं तो उनके पीछे ट्रैफिक पुलिस नहीं आती ज्यादातर। अगर वो स्पीड से ज्यादा तेज चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी नंबर प्लेट का एक कैमरा जो होता है वो स्पीड को देख के उनकी नंबर प्लेट की पिक्चर खींच लेता है। अब वो तो एक पिक्चर है और उसको स्टोर कर लेता है, उस पिक्चर के ऊपर फिर फर्दर डाटा साइंस टेक्निक्स अप्लाई होती हैं और फिर जो है उस बंदे को बकायदा उसके मोबाइल के ऊपर या उसके ईमेल के ऊपर या उसके एड्रेस के ऊपर फाइन जो है वो चला जाता है कि भाई आपको फाइन हो गया, आपने यहाँ के इस स्टॉप से तेजी से गाड़ी जो है वो भगाई थी। तो वहां पे आपकी इमेज प्रोसेसिंग हो जाती है। इसी तरह से ऑडियोस, अब आप देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक है, आप एक सॉन्ग सुन रहे हो, उसमें लिरिक्स भी है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, लेकिन आप चाहते हो आप बैकग्राउंड म्यूजिक को सेपरेट करो, आप सिर्फ लिरिक्स सुनो, या आपको लिरिक्स नहीं चाहिए, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो सुनना है। तो उस केस में आप ऑडियोज के साथ जब आप खेल रहे होते हो तो ऑडियो अगर आप देखते हो फिर इस तरह से भी होता है कि नॉइज बहुत ज्यादा हो जाती है। आप एक जगह पर बात करो, बैकग्राउंड कोई पंखा चल रहा है तो वो उस तरह की नॉइज भी आ जाती है, लेकिन आपका कस्टमर कहते हो कि मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए, तो उस केस में आप ऑडियो को प्रोसेस करते हो और ऑडियो के अंदर से जो एक्स्ट्रा नॉइजेस है वो निकाल देते हो और जो मेन आवाज आपको चाहिए उसको क्लियर करने की कोशिश करते हो। तो ये बहुत सारे काम जो है वो आप कर सकते हो। आप न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर भी काम कर सकते हो। अब डाटा साइंस में आने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये सब चीजें सीखनी है, ये आप इसमें से अपनी मर्जी के अपनी पसंदीदा स्किल सीख सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप इमेज प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, आप ऑडियो प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, आप टेक्स्ट एनालिसिस में जा सकते हैं, आप न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस में जा सकते हैं। वो आपकी अपनी चीज है। अगर आपको इमेजेस को प्रोसेस करने में मजा आए, उसके स्किल्स
पढ़ने में मजा आए तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। लेकिन अगर आपको लगता है कि इमेजेस और ऑडियो बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, आप सिंपल डाटा की तरफ चले जाओ या न्यूमेरिकल डाटा पे आ जाओ, टेक्स्ट डाटा पे आ जाओ। अब डाटा यूजेज सिर्फ इसके फायदे क्या हैं डाटा के? जब आप डाटा की बेस पे डिसीजंस लेते हो तो वो ज्यादा है, बजाय इस बात के कि आप ऑटोमेटिकली सोचो भाई यहाँ इस जगह पे रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, लोग तो आएंगे ही आएंगे, तो इट्स नॉट गुड। लेकिन जब आप उस एरिया के उस डाटा के देखने के बाद ये डिसाइड करते हो कि भाई आपने कहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना है, कहाँ पे कस्टमर ज्यादा आते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी सिटी में आपको पता है जहाँ पे फूड स्ट्रीट्स जो है वहां पे कस्टमर ज्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू आप बिल्कुल एक कॉर्नर में चले जाओ, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कॉमन सेंस से यूज कर लेते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप वहां का डाटा उसको एनालाइज करने के बाद आप करो। प्रोडक्ट्स का है तो आप देख लो कि भाई आपकी जो है हैंडबैग्स की चीजें ज्यादा चल रही है, वो प्रोडक्ट ज्यादा है, तो बेहतर है कि आप अपने स्टोर को, पूरे स्टोर के नाम को प्रमोट करने की जगह आप उसके साथ हैंडबैग्स की जो है एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करो, उससे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपके ब्रांड में, क्योंकि आपके ब्रांड की हैंडबैग्स लोगों को ज्यादा पसंद है, जो कि आपने अपने पास डाटा से सीखा। फिर जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं, तो ऑब्वियस आप इतना सारा डाटा तो नहीं देख सकते, रोज देखो हर कस्टमर की इंफॉर्मेशन देखना, इट्स नॉट नाइस, हेल्पफुल भी नहीं है। तो आप रिपोर्ट्स बनाते हो, आप डैशबोर्ड्स बनाते हो जिसमें आपको ग्राफिकली जो है वो चीज नजर आ रही है कि भाई सेल हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर ग्राफिक प्लॉटिंग भी इसके अंदर जो है एक स्किल के तौर पे मतलब ऐड हो जाता है। इसके अलावा आप पोटेंशियल फ्यूचर सिनेरियोज को फोरकास्ट कर सकते हो कि भाई फ्यूचर में आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करो, कौन सी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो, किस एरिया में एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दिखानी है, किस एज में ज्यादा जाना है। उसके बाद जो है अगर आप और ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो, आपको फील्ड बहुत पसंद है, तो आप डाटा साइंस में चलते चलते आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भी पहुंच सकते हो विदाउट एनी पर्टिकुलर बैकग्राउंड, डिग्रीज, मास्टर्स की जरूरत नहीं है। स्किल्स रिक्वायर्ड है कि अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको ये स्किल्स अच्छे एनालिसिस के स्किल्स पसंद आए, आपको आपने वो किए, आपने सोचा कि चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि इसी की आगे से एक ब्रांच है, इसी से आगे है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी फ्यूचर में जा सकते हो। अपने अगर आप फॉर एग्जांपल करंटली डाटा एनालिसिस डिसाइड करते हो, उसमें आप काम भी करो, आप फ्रीलांसिंग करो, साथ साथ अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाओ ताकि डाटा एनालिसिस के साथ साथ आपके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स भी आना शुरू हो जाए और आपका जो है अपनी ग्रोथ हो जाए। स्किल सीखने का मतलब ही यही है कि आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपको मतलब आपकी इनकम में भी फायदा होगा। डेफिनेटली एक डाटा सिंपल डाटा एनालिसिस में तो डेफिनेटली आपको पैसे मिल ही रहे हैं जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, ऐसे जॉब्स कर रहे हो, लेकिन जब आप अपने स्किल्स को इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपको नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट जो है वो डाटा एनालिसिस प्लस थोड़ा सा एआई के प्रोजेक्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और आई एम टेलिंग यू बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा, आपको थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा स्किल्स सीखने पड़ते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब मैंने मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर ली थी, मुझे नहीं पता था कि मशीन लर्निंग क्या होती है। मैंने 2-3 महीने लगाए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज किए, डिफरेंट टीचर्स के साथ ये ऐसे सेशंस पे अटेंड किए, स्किल्स अपने अंदर डेवलप किए, और फिर जब मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे इतनी ज्यादा ऑफर्स आना शुरू हो गई थी कि अब यहाँ पे जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डाटा साइंस में काम भी कर रहा हूँ, प्लस मुझे उन्होंने एक टॉपिक दे दिया कि मैं अपना पीएचडी का थीसिस भी लिख सकता हूँ, और हर दूसरे तीसरे दिन जो है लिंक्डइन पर मुझे न्यू जॉब ऑफर्स आती रहती है, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही ज्यादा है। इसका एक एडवांटेज ये भी है इवन कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, डिफरेंट फील्ड के लोगों को भी कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा डाटा एनालिसिस सीख लें, थोड़ा सा ये चीजें सीख लें, तो उनके लिए भी, उनकी फील्ड में भी जॉब्स बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर चीज डिजिटल हो रही है, हर जगह चीजें कंप्यूटर पे जा रही हैं, हर जगह डाटा इकट्ठा हो रहा है, हर फील्ड में अब इस चीज की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब हम कुछ टेक्निक्स पे आते हैं। एक टेक्निक ये है डाटा को कलेक्ट करना। आप जो डाटा आर्किटेक्ट्स होते हैं वो डाटा को सिर्फ कलेक्ट, यानी कि सिर्फ डाटा को कलेक्ट करने की भी एक जॉब है कि आप को मतलब एक जॉब मिले कि आप ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है वो उनको कलेक्ट करके बताएं, डिफरेंट जगह से डाटा कलेक्ट करें। और डाटा कलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है, अब देखें एक स्टोर है, उसने इंफॉर्मेशन अपनी सेव की हुई है, एक डिफरेंट कोई स्टोर है शॉपिंग का ही, उसने भी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। अब जरूरी तो नहीं कि स्टोर नंबर 1 और स्टोर नंबर 2 ने एक जैसी फॉर्म में ही सारा कुछ किया हुआ है, तो उस डिफरेंट स्टोर्स का डाटा जब आप इकट्ठा करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, स्ट्रक्चर करके कंबाइन करते हो, इसको कहते हैं कि हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं।
फिर आप उस डेटा के ऊपर उसको प्रोसेस करते हो, उसको नीट करते हो, उसको ज्यादा अच्छी तरह से करते हो कि वो और ज्यादा नीट और स्ट्रक्चर्ड नजर आए। क्योंकि एक डेटा है जो बहुत ही रफ सा आपके सामने है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, एक रिपोर्ट लिखी हुई है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कौन इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़े, अच्छा नहीं है। तो आप उसके अंदर आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके अंदर से वर्ड्स को सेपरेट करना भी नहीं है। आप सिंपल डेटा साइंस टेक्निक्स यूज करो, अपने ये एनालिसिस के स्किल्स यूज करने से आपका जो पैराग्राफ का जो डेटा है, जो टेक्स्ट है, वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो यूज हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको टेक्स्ट एनालिसिस की और डाटा प्रोसेसिंग की एग्जांपल दे देता हूँ। गूगल ट्रांसलेट पे आप इंग्लिश में कोई बात लिखते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती है। मैंने खुद से ही एक ट्रांसलेट अपना जो है वो बनाया था, तो मतलब सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे कि मैं देखूं क्या मैं बना सकता हूँ कि नहीं। और मैंने ये सारी छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स बना के अपने रेज्यूमे में, अपने स्किल्स में ऐड किए थे, और मुझे इनका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो पहुंचना शुरू हो गया। फिर है डेटा कलेक्शन आप करते हो, डेटा के ऊपर आप उसको प्रोसेस करते हो, फिर आप डेटा को एनालाइज करते हो, फिर उसके बाद आप जो है उस एनालिसिस में से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फाइंडिंग्स निकालते हो कि आपने इसमें से क्या सीखा है, या कस्टमर, आप जिन कस्टमर्स के डाटा के बारे ऊपर आप काम कर रहे हो, आप उनको बता सकते हो अपने कंक्लूजन कि भाई आपने मुझे जो डाटा दिया मैंने इसको एनालाइज किया है, ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, ये मेथड्स जो हैं ये मैंने यूज किए हैं, इसके ऊपर आप मेथड्स कुछ यूज करते हो। और फाइनली अगर आप मशीन लर्निंग तक जाना चाहते हो तो आप डाटा साइंस के अंदर स्किल सीखते सीखते मशीन लर्निंग तक भी पहुंच सकते हो। अब कौन कौन सी इंडस्ट्री में डाटा साइंस यूज हो रही है? कस्टमर डाटा। अब कस्टमर डाटा जो है हर तरह का, शॉपिंग है, क्लोथिंग है, गाड़ियों की शॉपिंग है, रियल एस्टेट की शॉपिंग है, घर वगैरह अगर आप खरीद रहे हो, प्लॉट्स खरीद रहे हो, सिंपल कोई भी आपकी जो आईफोन है, कैमरा एक्सेसरीज, हर डिफरेंट किस्म की जो इंडस्ट्री है हर जगह कस्टमर डाटा होता है, राइट। तो देख लें कि कस्टमर डाटा के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। तो हर इंडस्ट्री में फिर स्टॉक प्राइसेस में आप आ सकते हो, आप देखते हो कि रोज स्टॉक्स की प्राइसेस जो है ऊपर नीचे होती रहती है, तो पास्ट डाटा बहुत ही ज्यादा है आपके पास अवेलेबल। उसको प्रोसेस करने के लिए आप फ्यूचर में देख सकते हो कि भाई यहाँ पे इस तरह से पुराने वक्तों में, लास्ट 1 ईयर में, 2 ईयर में इस तरह से ट्रेंड्स चल रहे थे, ये पैटर्न था, ये चीज बढ़ रही थी, ये प्रोडक्ट की इस चीज के, इस कंपनी के स्टॉक्स बढ़ रहे थे। उससे आप फ्यूचर की तरफ भी जो है थोड़ा सा प्रिडिक्शन करके और अच्छे तरीके से अपने पैसे या अपने कस्टमर के पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उनको जो है आप बता सकते हो, गाइड कर सकते हो। सोशल मीडिया में जब आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस आप अपनी शेयर कर रहे हो या पोस्ट शेयर कर रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, कहाँ पे टारगेटिंग करनी है, किसको एड्स नजर आए। स्पेशली जब अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, फेसबुक पे जो आपको स्पॉन्सर्ड एड्स नजर आते हैं वो पेड होते हैं। लोगों ने वो जिस बंदे की वो एड है उसने पे किया है लोगों को वो एड नजर आने के लिए, तो बेहतर है कि उस बंदे, वो जो बंदा पे कर रहा है वो उसको उसकी एड्स फायदेमंद लोगों को भी नजर आना चाहिए ना, जो लोग उसकी वीडियो देखें, उस पर काम करें, उसके उसकी एड को देख के उसकी प्रोडक्ट खरीदें या वो कोर्स अटेंड करें, वो सेशन करें इस तरह से। अब जैसे ये सेशंस हैं, आजकल तो 12-13 साल के बच्चे जो हैं वो भी फेसबुक यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हमारी जो वीडियोस हैं, जो कि सेशंस हैं, प्रोग्रामिंग के स्किल्स हैं, वो 12-13 साल के बच्चे तो नहीं सीखना चाहेंगे। तो हम अपनी सोशल मीडिया में टारगेटिंग कर सकते हैं कि हमारे एड्स 12-13 सालों के बच्चों को ना नजर आए, तो हम अपने एनालिसिस, अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सोशल मीडिया में इसका फायदा है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग में इसका फायदा है, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि एक चीज की प्राइस कभी बढ़ जाती है, सेम चीज की प्राइस फ्यूचर में कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, तो उसके ऊपर भी आप उस प्रोडक्ट के डाटा को एनालाइज करते हो, उससे सीखते हो कि क्या होता है, और फिर आप उस चीज की प्राइस को रिवाइज कर देते हो। रिवाइज से मतलब उस चीज की प्राइस चेंज करते हो कि आपको कम करनी चाहिए या ज्यादा करनी चाहिए। ज्यादा करोगे तो आपकी ऑडियंस कम तो नहीं हो जाएंगी, कस्टमर्स कम तो नहीं आ जाएंगे, कम करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप अच्छे तरीके से, सिर्फ वैसे ही सोचना, अंधेरे में तीर मारना कि प्राइस कम करने की वजह से जो है इस चीज का काम बेहतर हो जाएगा, तो सिर्फ ऐसे नहीं होता। आपको प्राइस ज्यादा करने से भी फायदे हो सकते हैं, और वो सब आप डाटा से सीख सकते हो, अपने लोगों को बता सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूजर एक्सपीरियंस, सेल्स फोरकास्टिंग करना, फ्रॉड डिटेक्शन करना। आपने देखा बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स आते हैं। मैंने जब यहाँ जर्मनी में अपार्टमेंट सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, तो बहुत लोगों ने ऐड लगा हुआ था कि ये बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट है, मंथली ये रेंट है, इतना आपको एडवांस देना पड़ेगा। लेकिन जी हम आपको दिखा नहीं सकते अभी ये अपार्टमेंट, मैं जी आउट ऑफ कंट्री गया हूँ, आप मुझे एडवांस सेंड कर दें तो मैं आपके लिए बुक कर दूँ अपार्टमेंट।
बहुत सारे ऐसे फ्रॉड केसेस आते हैं। तो जिस बंदे ने आप एडवर्टाइज उन्होंने फेसबुक के थ्रू किया हुआ है, ग्रुप्स के थ्रू किया हुआ है, उन लोगों ने जो फ्रॉड लोग हैं वो भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी चीजों को एडवर्टाइज करते हैं ना, लोगों को लूटने के लिए। तो फेसबुक और इस तरह, तो हम फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर भी काम कर सकते हैं कि भाई इस तरह के लोग फ्रॉड हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई इसमें से फ्रॉड कौन सा है, वो कौन से लोग हैं जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कैम्स करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो आपकी ईमेल जब आती है उसमें भी काफी स्कैम्स आते हैं आपको। क्लाइंट रिटेंशन का मतलब होता है कि जब आपके कस्टमर्स चले गए हैं, छोड़ गए हैं, आपके प्रोडक्ट को बाय करना छोड़ दिया, उन्होंने किसी और ब्रांड में इंटरेस्टेड है, उनको वापस अपनी तरफ सीड्यूस करना या वापस अपनी तरफ लेकर आना, अपने सेशंस में, अपने प्रोडक्ट में, अपने रेस्टोरेंट की तरफ उनको लेकर आना। तो उसमें हम कहते हैं कि हमें क्लाइंट रिटेंशन, उनको अपनी तरफ वापस लेकर आना। क्योंकि जब भी कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है, कोई नई शॉप होती है, लोग उसकी तरफ ज्यादा हो जाते हैं, पुरानी शॉप्स को भूल जाते हैं। तो उनको भी, अपने पुराने कस्टमर्स को भी अपने साथ रखने के भी स्किल्स होने चाहिए। तो ये सब चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये सब चीजें आप अप्लाई कर सकते हो जब आप डेटा साइंस से रिलेटेड, जब आप डेटा को एनालाइज कर सको। तो जितने भी कस्टमर्स हैं, किसी भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्हें डेटा एनालिसिस चाहिए, उन्हें डेटा एनालिस्ट चाहिए, उन्हें डेटा साइंस पे काम करने वाले लोग चाहिए, ताकि ये लोग उनके डेटा के ऊपर, उनसे डेटा लेके उस पर काम करके उन्हें बता सके कि भाई आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, ताकि वो जो कंपनी है, जिस बंदे ने आपको प्रोजेक्ट किया है, वो अपने पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करे, अपने बिजनेस में इजाफा कर सके और ज्यादा अच्छे तरीके से काम तो उसका ही होगा और वो आपको डेफिनेटली पे कर रहा होगा। तो यहाँ मैं जो जॉब भी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जब उन डेटा एनालाइज करके दे रहा हूँ, तो मुझे इतनी सारी सैलरी जो है वो मुफ्त में तो नहीं दे रहे, तो मुझे मेरे एनालिसिस से उनको ही फायदा हो रहा है, मुझे भी पेमेंट मिल रही है और कंपनीज को भी फायदा। तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉइज नहीं रखना चाहती, इंडिविजुअल्स हैं। आप पर्सनली अपना यूट्यूब का पेज एक चलाना चाह रहे हो और आपको लगता है कि मैं आप थोड़े से इन्वेस्ट करके पैसे या कुछ करूँ, या रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, तो आप अपने पर्सनल बिजनेस में भी इन स्किल्स को यूज कर सकते हो। और इसके अलावा आपका कोई दोस्त कर रहा है, आप उसको बोलो यार तुम्हारा 5 साल से रेस्टोरेंट चल रहा है लेकिन कोई खास फायदा नहीं है, जितनी भी तुमने डाटा, सेल्स, परचेजेस, एवरीथिंग, मुझे सारा डाटा सेंड करो, आई विल एनालाइज दैट, इतना मुझे पे कर दो और मैं तुम्हें जो है फ्यूचर में कुछ फाइंडिंग्स, कुछ कंक्लूजन्स बताता हूँ, जिससे तुम्हारा बिजनेस जो है वो और ज्यादा चलेगा। तो हर इंडस्ट्री में, हर जगह लोगों को चाहिए, क्योंकि हर बंदा तो डेटा के ऊपर काम नहीं कर सकता, तो उन्हें डेटा के ऊपर काम करने वाले लोग चाहिए ताकि उससे उनका बिजनेस हो। बिजनेसमैन खुद तो ये सारे काम नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम भी हायर भी नहीं करना चाहते, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उन्होंने फ्रीलांसिंग पे दिए हुए हैं। अब डेटा साइंस को यूज हम कैसे कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपको मतलब जो स्किल्स रिक्वायर्ड है डेटा साइंस में आने के लिए, उनमें से एक स्किल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरी नहीं कि आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको अगर सिर्फ एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है पाइथन, बहुत ही अच्छी। अब पुरानी लैंग्वेजेस C++, बहुत बेसिक थी, बहुत टफ थी। अब लैंग्वेजेस भी बहुत इजी हो गई हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना भी बहुत इजी हो चुका हुआ है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, R एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये दोनों बहुत कॉमन है डेटा साइंस पे या डेटा के ऊपर काम करने के लिए। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत अच्छी हैं, अगर आपको ये थोड़ी थोड़ी भी आप सीखना शुरू कर दो तो आपके अंदर डेटा साइंस के स्किल्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर SQL, ये भी एक स्किल है, यानी कि डेटा साइंस में आने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बेसिक पाइथन भी आना शुरू हो गई ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम करते करते आपको चीजें याद, आपने प्रोग्रामिंग की कमांड्स इवन की जुबानी याद भी नहीं करनी होती, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या जैसे आपके सामने कोई कमांड आई है पाइथन की, आपको पता होना चाहिए देखने से कि ये चीज क्या है, ये कमांड क्या करना चाह रही है, इससे क्या हो रहा है, उसको जुबानी याद करना। प्रोग्रामिंग जब आप सीखते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग, चाहे आप HTML सीख रहे हो, SQL सीख रहे हो, C सीख रहे हो, पाइथन सीख रहे हो, तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि आपको जुबानी याद होनी चाहिए कमांड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ कमांड को देख के उसको समझना आना चाहिए कि आपको मतलब समझ आए कि ये कमांड करती क्या है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। गूगल पे आप सर्च करो, ट्यूटोरियल्स देखो, लेकिन आपको कोडिंग मिल जाती है, लेकिन उस कोडिंग को समझना और उसको अपने मुताबिक यूज करने को ही प्रोग्रामर कहते हैं। अब बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामिंग करने से ना जुबानी चीजें याद हो जाती हैं, तो वो तेजी से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, लेकिन जो न्यू प्रोग्रामर्स हैं उन्हें सबको जुबानी नहीं याद होता, तो देखते हैं यार मैंने ये पर्टिकुलर टास्क करना है, इसका मैं कोई कोड देखता हूँ, तो गूगल करता है, उससे रिलेटेड कोई कोड निकालते हैं, फिर वो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है,
ये कोड क्या कर रहा है, उसको समझता है, फिर उसको अपने मुताबिक चेंज करके और अपने प्रोग्राम में उसको यूज कर लेता है। तो रीयूजिंग होती है कोड की बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को याद नहीं करना होता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। फिर आर है, एसक्यूएल है, मैथ लैब एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, वो भी डेटा साइंस में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो द मोर द बेटर, जितने ज्यादा स्किल्स आपके पास इस फील्ड में होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। लेकिन इंडिविजुअल स्किल्स की भी अपनी अपनी जॉब्स हैं। एसक्यूएल सिर्फ आपको आती है तो एसक्यूएल से रिलेटेड अपनी बहुत सारी जॉब्स हैं, मैटलैब की अपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और जब आपको ये स्किल्स आते हैं तो आप इस स्किल्स को यूज करके डेटा साइंस में भी एंटर मार सकते हो। जावा भी यूज हो जाती है थोड़ी बहुत, सी प्लस प्लस, सी शार्प भी यूज हो जाती है, बट यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग। आपको इसमें से एक दो चीजें भी, स्किल भी आपको आना शुरू हो जाए ना, तो आप, अब मैं फॉर एग्जांपल पर्सनली जो है, मेरा पूरा जो कंपनी का काम है मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करता हूँ। मुझे मैटलैब की जरूरत ही नहीं कभी पड़ी, ना जावा की पड़ी, ना सी प्लस प्लस की पड़ी। थोड़ी सी एसक्यूएल की जरूरत पड़ी, साथ एक टाइम पे नहीं भी आती थी, थोड़े से ट्यूटोरियल्स देखे, सीख ली और उस पर भी अब काम करना आ गया हुआ है। एक्सेल आपने देखा है, सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बहुत इजीली बहुत लोग यूज करते हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर एक प्रोफेशनल लेवल में ऐसे ऐसे टूल्स हैं, ऐसी ऐसी कमांड्स हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हमें वो प्रोफेशनल लेवल पे यूज करना नहीं आता। हम सिंपल उसको एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं, रोज हैं और कॉलम्स हैं और जी लिस्ट बना ली और अटेंडेंस लगा ली, लेकिन उसमें बहुत सारे काम होते हैं जो कि डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस में यूज होते हैं। उसमें ग्राफ्स बनते हैं, उसमें डेटा साइंस यूज हो जाती है। तो सिर्फ एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे सीखना, उससे भी आपको डेटा साइंस के अंदर कंट्रीब्यूशन हो जाती है। वो सीखने से भी आप डेटा साइंस यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली हडूप है, पावर बीआई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आपकी अपनी, जब आप आहिस्ता सा देखते हो, भाई आपने एक्सेल कर लिया, आपको लगता है कि चलो मैं हडूप को भी देखूं, उसका एक इंट्रोडक्शन देखूं, तो आप यकीन करें ये सारे जो टूल्स है ना, ये बहुत कम टाइम में आप सीख सकते हैं। आई वुड से कि अगर आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा दें, 3-4 दिन में भी आप एक पूरा का पूरा टूल सीख सकते हैं, जस्ट फॉर 3 to 4 days। तो उसी तरीके से आपको ये कोई भी स्किल जो है वो इतना लेंथी नहीं है, कोई भी स्किल इतना बुरा नहीं है। लेकिन ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि डेटा साइंस के अंदर किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है। अब जॉब्स और करियर, जो फुल टाइम पोजीशंस भी हैं या फ्रीलांसिंग पोजीशंस भी हैं जो डेटा साइंस की फील्ड में आपको मिलती हैं, वो डेटा आर्किटेक्ट है, डेटा इंजीनियर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, बिग डेटा आर्किटेक्ट है। ये सारी जॉब्स इतनी ज्यादा अमाउंट में और अवेलेबल है ना पूरी दुनिया में, इवन के इन पाकिस्तान में। कल ही मैं देख रहा था कि डेटा साइंस की जॉब्स पाकिस्तान में, मैं देख रहा था यार पाकिस्तान में डिग्री तो इतनी कोई है नहीं, डेटा साइंस से रिलेटेड जॉब्स उन्होंने इतनी डाल दी है। फिर बीआई एनालिसिस, बीआई कंसल्टेंट, बीआई से मतलब है बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब मैं पर्सनली अपने आप को इनमें से डेटा एनालिस्ट भी कह सकता हूँ, डेटा साइंटिस्ट भी कह सकता हूँ और मशीन लर्निंग इंजीनियर भी कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन तीनों फील्ड के रिलेटेड टूल्स हैं। बीआई डेवलपर के स्किल्स मेरे पास थोड़े कम हैं, अगर मैं चाहूँ तो उस तरफ भी आ सकता हूँ, लेकिन इन 3 चीजों में ही मेरा इतना ज्यादा काम है कि मुझे और ज्यादा स्किल्स, मतलब जब टाइम होता है तो मैं देख लेता हूँ, जब नहीं होता तो खैर है। लेकिन ये बहुत सारी पोजीशंस हैं हर चीज के अंदर। अगर आपको सिर्फ एक्सेल आप अच्छी तरह से सीख लो ना, तो आप एक बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, सिर्फ एक एक्सेल को सीखने से। अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया तो सिर्फ एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से जो है वो मशीन लर्निंग, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट तीनों जॉब्स में यूज हो जाती है। यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया है पाइथन सीखने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है। पाइथन सीखने के लिए ऐसे ही है, आपको सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, आपको ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे यूट्यूब पे। तो डेफिनेटली आफ्टर दिस सेशन हमारा प्लान है कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करें। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे जॉब किया है, 5-5 साल 10-10 साल जॉब किया, वो कहते हैं यार डेटा साइंस बहुत इन है, डेटा साइंस की स्किल्स आ जाए ना तो जॉब का स्कोप और भी ज्यादा हो जाए। पाइथन सीखते हैं और उनकी पुरानी मैकेनिकल आपके पास स्किल्स है, आप बिल्कुल आपको जॉब मिल सकती है। मशीन लर्निंग के बारे में मैं आपको बता दूं, डेटा साइंस के बारे में तो मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है उसका।
मशीन लर्निंग की टाइप्स होती हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। जब आप इस सेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप आगे जो नेक्स्ट सेशंस आएंगे उसमें डेफिनेटली जब हम डेटा साइंस को कवर करते करते मशीन लर्निंग तक जाएंगे तो उसमें ये सब चीजें जो है वो सिखाई जाएंगी। पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी सुपरवाइज के अंदर सेपरेटली, अनसुपरवाइज के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे, असाइनमेंट्स भी हो जाएंगी साथ में छोटी छोटी, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा सुपरवाइज क्या है। मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ सुपरवाइज मशीन लर्निंग की, अनसुपरवाइज की। सुपरवाइज का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी एग्जांपल है, आप देखें आपने एक पिक्चर देखी, ठीक है, एक कैट की पिक्चर है, एक और पिक्चर देखी वो एक डॉग की पिक्चर है, राइट। आपको देख के पता है कि ये कैट की पिक्चर है, ये डॉग की पिक्चर है, लेकिन जब आप डाटा के ऊपर काम करते हो तो कंप्यूटर को तो नहीं पता ये पिक्चर कैट की है या डॉग की है, राइट। तो आप क्या करते हो, आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज करते हो जिसमें आप कंप्यूटर को, मशीन को डाटा के थ्रू 10,000 कैट्स की पिक्चर देते हो और 10,000 डॉग्स की पिक्चर देखते हो, और कंप्यूटर जो मशीन है वो आपकी पाइथन या एक्सेल इन चीजों को यूज करते हैं, जो भी आप टूल यूज कर रहे हो उसके तरीके से कंप्यूटर सीखता है। वो क्या है, जब वो कंप्यूटर 10,000 बिल्लियों की तस्वीरें देख लेगा ना, तो जब आप उसको एक नई तस्वीर सेंड करोगे और कंप्यूटर को नहीं पता होगा कि बिल्ली है या डॉग, और आप उससे कंप्यूटर से पूछते हो कि भाई खुद से आप, कंप्यूटर आपको बताए कि ये क्या चीज है आपकी डाटा से सीखने के बाद, तो वो आपको बताएगा ये चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट्स हैं, जब ऑफिस में बहुत सारे डोर्स जो है वो फिंगरप्रिंट से खुलते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले आपने बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स जो है उनका एक डाटा लिया होता है, उससे आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, एक टूल बना लेते हो, और फिर फ्यूचर में जब आप नया फिंगरप्रिंट दे देते हो तो आप बताते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे फोन है जो फिंगरप्रिंट से खुल जाते हैं, तो इसमें भी हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग ही यूज हुई है बैकग्राउंड पे। हम इतनी सारी चीजें अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं जो सारा का सारा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन हमें पता नहीं है कि बैकग्राउंड पे काम कैसे करता है। और आप यकीन करें कि ये सब चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आज के जमाने में। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी जो है इसी तरह से उसकी एक फर्दर टाइप है। रीइंफोर्समेंट भी मैं इतनी मुश्किल, मतलब इस तरह से टर्म्स इस पॉइंट पे बताकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं करना चाह रहा कि ये बहुत ज्यादा आपको होना हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप इन चीजों की तरफ आना शुरू हो आपको हर चीज लगेगा यार सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग या ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग, या नाम तो उसका थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन जब आपने उसको देखा तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है करने में। ये थी हमारी आज की जो है सेशन, यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आई गेस मैंने काफी हद तक आपको जो है गाइड करने की कोशिश की है यहाँ पर कि डाटा साइंस एक्चुअली क्या है, कौन से स्किल्स चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, कौन से टूल्स हैं, वो सब इन द नेक्स्ट सेशन। ये सेशन सिर्फ आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप ये फाइंड आउट कर सकें कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में आया है या नहीं आया, क्या आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगी हैं, क्या आप इस चीज को एक दफा ट्राई करना चाहेंगे, इसके सेशंस लेना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आई वुड से कि आप डेफिनेटली इस फील्ड में भी आए, क्योंकि डाटा साइंस का जो आगे जरूरियात हैं वो हर फील्ड में आती है। आप एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी अगर कर रहे हैं ना, आपको डाटा साइंस का नॉलेज उसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो आपको फ्रीलांसिंग पे जो पोजीशंस हैं वो और भी ज्यादा, मतलब और भी ज्यादा आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने काफी सारी जॉब पोजीशंस भी बताई हैं। हम कहते हैं कि भाई डाटा साइंस तो हमने पढ़ ली, स्किल तो हमें आ गई, लेकिन किस तरह की जॉब्स पे अप्लाई करें, क्या है वो जॉब्स, वो जब कंपनीज एडवर्टाइज करती हैं तो उन्हें क्या चाहिए, क्या नाम लिखा होता है, डाटा एनालिस्ट का मतलब है, लेकिन उसमें डाटा साइंस का वर्ड तो नहीं है। बिजनेस इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, तो बिजनेस इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का तो नाम ही टोटली मुख्तलिफ है। तो ये क्या ये चीजें एक है या नहीं है? अब आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा ये सारी चीजें कनेक्टेड है, इसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं। तो जब आप फर्दर सेशंस इसके लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक डाटा एनालिस्ट में और एक बिजनेस एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है। डाटा एनालिस्ट के लिए क्या स्किल चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्या चाहिए। ओवरऑल सबके लिए सेम स्किल ही चाहिए, लेकिन उसका यूज करने का तरीका डिफरेंट है। जब आपने डाटा एनालिसिस करना है, आप पाइथन फॉर एग्जांपल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, उसी से आप डाटा एनालिसिस भी कर सकते हो, उसी से आप बिजनेस एनालिसिस भी कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन सेम स्किल से आपके मल्टीपल काम होते हैं। पाइथन को ही यूज करने से आप एनालिसिस भी कर सकते हो, आप डाटा साइंटिस्ट का काम भी कर सकते हो, आप मशीन लर्निंग भी यूज कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हो। तो एक स्किल से आप बहुत सारी मल्टीपल पोजीशंस को टारगेट कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पर जो है ये सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है, जॉब स्किल्स, क्योंकि सबसे पहले जब हमको स्किल देखना चाहते हैं तो हमें पर्सनली यही सोच आती है माइंड में कि यार क्या जॉब होगी इसकी, क्या स्किल्स होंगे, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा तो मैं एक डाटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ या डाटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको एक वो ओवरव्यू देने की कोशिश की है। तो आई गेस अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिसका जो क्वेश्चन हो वो अपने आप को अनम्यूट करके तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर सेशन से रिलेटेड। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया है कि डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, जैसे हम बच्चे जब सीखते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, स्क्वायर, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से आप डिफरेंट जगहों पे चले जाते हो। अलजेब्रा में आप कर रहे हो, आप फिजिसिस्ट बन रहे हो, फिजिक्स की चीज में आ गए हो, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ गए हो, तो वहां पर आप प्लस माइनस तो आपने हर जगह यूज करना है। उसी तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग की जो बेसिक जब आप स्टार्ट करते हो ना, बेसिक्स, तो वो आप चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप गेम डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप डाटा साइंस में आ रहे हो, तो आप उस पाइथन के बेसिक नॉलेज को हर जगह यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब आप आईएसएस उस पर बढ़ते हो तो फिर आपको अपना चूज करना पड़ता है कि भाई आपने पाइथन को सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट के यूज करना है, तो फर्दर आप उस तरफ चले जाते हो। लेकिन जो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग जब आप सीखना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली उसी को यूज करते हुए आप सारे काम कर सकते हो। वर्डप्रेस पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए वर्डप्रेस तो ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिससे वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत इजी कर दी गई है। तो आई वुड से कि वर्डप्रेस के अंदर पाइथन, उसका जो बैकएंड पे काम हुआ है उसमें पाइथन डेफिनेटली है। लेकिन जब वर्डप्रेस को कोई बंदा यूज करना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग तो नहीं कर रहे, मैंने यहाँ पे पाइथन नहीं यूज की, लेकिन जिस बंदे ने ये पावर पॉइंट बनाया है उसने तो प्रोग्रामिंग यूज करके ही पावर पॉइंट ये बनाया है आपके लिए। लेकिन आप मुझे इसको यूज करने के लिए तो नहीं चाहिए। उसी तरह वर्डप्रेस को यूज करने के लिए आपको पाइथन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस जैसा कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए। मैंने प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही इजी है, डिपेंड करता है ना कि आप टाइम कितना देते हो। तो आई वुड से कि अगर आप एक हफ्ता भी बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, एक महीना थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो, तो आप बिल्कुल पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। तो मैं अपना आपको पर्सनली बता दूं तो मैंने विद इन 3 मंथ्स मैंने जो है एग्जैक्ट डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग तक के स्किल्स जो है वो, जिसमें मैंने डेटा एनालिसिस को भी कवर किया, पाइथन को भी कवर किया, आर को भी कवर किया, एक्सेल भी देखी, डेटाबेस बनाना भी सीखे, एसक्यूएल पे भी काम किया, पोस्टग्रेसक्यूएल पे भी काम किया। तो 3 to 4 मंथ्स मैक्सिमम में मैंने ये सारी स्किल्स अपने अंदर ली है। मैंने जब मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली थी ना यहाँ पे कंप्यूटर की, मुझे पाइथन फिर भी नहीं थी आती, मुझे C# आती थी, C++ आती थी। लेकिन इसका फायदा ये भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि आपको तो जरूरी नहीं कि आपको C++ आएगी ही तो आप पाइथन सीख सकते हो। आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, आप फिर भी सीख सकते हो। मैंने पाइथन सीखी है बिल्कुल अपनी डिग्री खत्म करने के बाद, 2 से 3 महीने के अंदर पाइथन के अंदर मैंने बहुत सारे काम किए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, फेशियल ये इमेज डिटेक्शन के प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत छोटे छोटे से, बहुत इंटरेस्टिंग से हैं, जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा ताकि आप सीखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसको ऊपर से देख के ही जब आप ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो उससे आपको ही फायदा होगा कि आप ऊपर से देख के भी जब आप कोई काम करते हैं ना, प्रोग्रामिंग का ये बहुत ज्यादा फायदा है कि सिर्फ ऊपर से देख के ही आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाती हैं और आप उस कोड को फर्दर यूज भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बॉट्स भी आप बना सकते हैं बहुत सारी फील्ड में। अभी सबसे ज्यादा जो मशीन लर्निंग पे काम हो रहा है ना जर्मनी में, वो हो रहा है ऑटोमेटिक ड्राइविंग के ऊपर, बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है यहाँ पे। मेरे कम से कम 5 दोस्त ऐसे हैं क्लासमेट्स जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, गाड़ियों की कंपनीज में हायर हुए हैं और वो वहां पे गाड़ियों को ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद छोटी छोटी रोबोटिक्स में ये चीजें यूज हो रही हैं। इवन कि अब तो वैक्यूम क्लीनर्स इतने आ गए हैं कि वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं जिनको बस आपने ऑन करके रख देना और वो आपके पूरे कमरे की जो है वो सफाई करना शुरू कर देते हैं वैक्यूम, और अपने आप ही चार्जिंग पे जाके लग जाते हैं। तो उसके अंदर भी डेफिनेटली ये चीजें यूज हो रही हैं।
बिल्कुल ये बात है, जब आप फ्री में कहीं पे पे करके सेशन खरीदते हैं वो तो फिर डिपेंड करता है ना कि आप क्या कहाँ जा रहे हैं, या जो जहाँ पे आप पे कर रहे हैं, जो आपके टीचर्स है वो आपको किस तरह से सिखा रहे हैं। तो स्टेप अप पे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप फ्री में, आप विदाउट एनीथिंग पेइंग आप यहाँ पे सीखें। आप सेशन के साथ साथ आपकी ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड भी होती जाएंगी। अगर आप एक हफ्ते में ज्यादा देखना चाहते हैं, आप एक हफ्ते में इसको देखें, अपने टाइम मैनेजमेंट करें, अपने ऊपर से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सेशंस जो है वो आ जाएंगे, रिकॉर्ड होंगे और उसको यूट्यूब पे जो है वो अपलोड किया जाएगा। और वो अब आपके अपने ऊपर, अगर आपको जैसे यहाँ पे किसी ने लिखा कि 3 महीने में उन्होंने सिर्फ बेसिक सीखे हैं, उन्होंने 5000 फी भी पे किया है, तो यहाँ पे तो सब कुछ अपलोड होगा। तो जब आप स्टेप अप एक प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक मिलेंगे। अब वो अपनी स्पीड है और आपका अपना बेसिक सीख, तो ऑब्वियसली अगर मैं एक हफ्ते पूरे हफ्ते के अंदर सिर्फ आधा 1 घंटा ही देखूंगा एक सेशन, तो मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि भाई मैं बहुत जल्दी जो है पाइथन सीख लूंगा। तो ऑब्वियसली आप अपना थोड़ा थोड़ा टाइम दें, क्योंकि ऑब्वियसली स्किल सीखने के टाइम आपको थोड़ा टाइम देना होता है। एक दफा आपने स्किल सीख लिया, आपको चीजें थोड़ी बहुत आइडिया होगी, समझ में आ गई, तो डेफिनेटली उसके बाद तो आप उसको एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। जी हाँ, वेबसाइट्स जो है वो आप वर्डप्रेस से बनाते हैं। वर्डप्रेस एक टूल बनाया गया है जिससे वेबसाइट डेवलपमेंट इजी है, लेकिन आज भी बहुत सारी कंपनीज जो है ये वर्डप्रेस वगैरह नहीं यूज करती। वो अपनी HTML यूज करके, जावा लैंग्वेजेस यूज करके, C++, पाइथन यूज करके अपनी वेबसाइट्स बनाती हैं। वो ज्यादा सिक्योर होती हैं। वर्डप्रेस पे जब आप बनाते हैं सिक्योरिटी तो है, लेकिन ज्यादातर जो कंपनीज हैं, ऑफिशियल कंपनीज हैं, वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनाती ज्यादातर। वो HTML यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं। आप पाइथन से भी वेबसाइट बना सकते हैं। बिल्कुल बढ़ है, हर चीज पाइथन में बनती जा रही है। उसकी एक रीजन ये है कि इसको सीखना भी आसान है। एक जब आप एक प्रोग्रामिंग पे काम करते हो ना, तो जो एक काम आज से 2-3 साल पहले पूरे कोई एक पेज लंबे कोड से होता था ना, पाइथन में वो इतना लंबा काम 2 से 3 लाइनों की कमांड लिखने से जो है ना वो काम हो जाता है। तो पाइथन का बिल्कुल बहुत ही ज्यादा स्कोप है, हर फील्ड में है, और डेटा साइंस में तो बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल, आप पाइथन जब आप सीखना शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो डेफिनेटली उससे आप वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। डेफिनेटली देखें, जब भी आपने कोई भी काम करना है ना, वेब डेवलपमेंट भी जब करनी है, तो आपने डेफिनेटली उस चीज को एक लेआउट बनाना होता है, एक डिजाइन बनाना होता है। पेपर के ऊपर हाथ से आप बनाएं कि भाई आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, उसमें किस तरह के बटन्स हों, किस चीज को क्लिक करने से क्या चीज को, कौन सा पेज खुलना चाहिए। जब आप एक पूरा रफ पेज पे डिजाइन बना लेते हैं ना, तो फिर आप उसको डिजाइनिंग यूज करते हैं। फिर उसके बाद आपने पाइथन को यूज करके ये सारे काम जो है आप कर सकते हैं कि भाई ये किस तरह से चीज आनी चाहिए। तो जब आप एक लॉजिक अपने माइंड में क्रिएट करते हैं ना, लॉजिक बिल्डिंग जब हो जाती है, तो प्रोग्रामिंग के सिर्फ एक टूल है ना, आपने इसको यूज करना है, किस तरह से करना है। आपको जब पता है कि मैंने ये काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज करें। बिल्कुल डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज होती है। चले ठीक है, 5000 ईच मंथ आपने पे किया, कोई बात नहीं। पर वेल, हम यहाँ पे तो आपसे बिल्कुल भी स्टेप अप का जो प्लेटफॉर्म है वो आपकी टोटली फ्री है, विदाउट एनी पेमेंट। आप बेसिक जो इंटरमीडिएट टू एडवांस जितनी लेवल तक आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। इवन कि मैं आपको कहूँगा, आप बेसिक लेवल तक भी, बेसिक भी आप जब थोड़ा बहुत सीख जाएंगे ना, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना, काम करना आप शुरू कर सकते हैं। फिर विद दैट आप साथ साथ उसको अपने स्किल्स को बढ़ाते जाएं, पॉलिश करते जाएंगे, ताकि आप फ्यूचर में मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना आपके लिए आसान हो जाए। बिल्कुल, हेलो वर्ल्ड जो है वो हर जगह जो है प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हेलो वर्ल्ड ही सिखाया जाता है। पाइथन में भी होगा, लेकिन डेफिनेटली हमारे सेशन में आपको हेलो वर्ल्ड नहीं सिखाया जाएगा, उससे बहुत ज्यादा अच्छा सिखाया जाएगा। बिल्कुल, जॉब्स के लिए वो आपको डिपेंड करता है। आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल सकती हैं, आपको फुल टाइम जॉब्स भी मिल सकती हैं ऑप्शन में बैठे बैठे। तो डेफिनेटली थोड़ा सा जब ये सेशन स्टार्ट होगा, तो इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली गिव सम टिप्स
कि इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल लिंक्डइन जो है वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जॉब की एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा होती है, हर फील्ड की होती है, डाटा साइंस की भी बहुत ज्यादा होती है। तो हम ऐसा करेंगे, एक सेशन ऐसा करेंगे जिसमें जॉब एप्लीकेशंस के ऊपर भी गाइडेंस की जाए कि आपका जो रेज्यूमे है वो डाटा साइंस के तरह से किस तरह का होना चाहिए। रेज्यूमे को बेहतर बनाने के लिए भी हम सेशन जो है करेंगे, जिससे आप अपने सीवीज को ज्यादा अच्छी तरह से बना सकें। आपको जॉब इंटरव्यू जो है, इवन कि फ्रीलांसिंग पे भी बहुत जगह जब आप प्रोजेक्ट अप्लाई करते हो तो लोग आपको इंटरव्यू कर लेते हैं कि भाई आपके अपने बारे में एक्सप्लेन करेंगे वो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो डेफिनेटली हमें क्या सेशन ऐसा करेंगे इन फ्यूचर जिसमें आपकी रेज्यूमेस को बेटर बनाने की बात होगी। इसके साथ साथ हम जो है उसको रेज्यूमे को बनाने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे, इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस तरह से आंसर करने चाहिए, उनसे और फर्दर में क्या बात करनी चाहिए। तो जॉब के लिए टिप्स जो है वो भी हम आपको जो है प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली इन फ्यूचर एक सेशन में। तो बिल्कुल जॉब्स के लिए वो भी आपको बताया जाएगा कि आपको जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन जैसे आज मैंने आपको बताया कि ये जॉब्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी डेफिनेटली हम शेयर करेंगे आपके साथ। मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे। बिल्कुल जिन जिन का ड्रीम है पाइथन डेवलपर बनने का, वो बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि देखने में सुनने में ऐसे ही लगता है कि यार बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन बहुत ही आसान है जब आप सीखना शुरू करते हो और आपको टीचर जो है वो समझाने वाला मिल जाता है जिसकी आपको समझ आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए डेफिनेटली हम रिक्वायर करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें फीडबैक प्रोवाइड करें अपने टीचर्स के बारे में भी, ताकि जो है हम टीचर की जो टीचिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो सके। और जिस लेवल पे आप चाहते हैं कि आपको इस लेवल पे आके समझाया जाए एक चीज, तो उस लेवल पे जाके, क्योंकि हमें तो टीचर्स को तो ऑब्वियसली एक चीज आती है तो हमें, लेकिन स्टूडेंट के मेंटालिटी के अंदर जाने के बाद जब वो चीज एक्सप्लेन की जाती है तो डेफिनेटली उसमें टीचर को भी फायदा होता है। तो क्या आपको लगता है कि आपको इस तरह से नहीं समझ आई, आप बताएं, आपको उसी सेम चीज के ऊपर और ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ईजी है। यहाँ पे आई थिंक और नए क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आज के सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आपको फर्दर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप डेफिनेटली ग्रुप में भी जब चैट ओपन होती है वहां पे पूछ सकते हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम फिर सेशन को जो है वो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन। जी पूछें। यहाँ पे द उस्मान गेमिंग, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? ओके, यूट्यूब चैनल का बता दें भाई, आप हमारा स्टेप अप चैनल की यूज करें, आपको हर तरह का कंटेंट यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे वीकली डेली के हिसाब से जो है ना सेशंस आते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आप 10 सेशन इकट्ठे आ जाए, आप खुद भी तो 10 सेशन इकट्ठे नहीं लेंगे ना, तो बेहतर ये है कि आप लाइव सेशन लें यहाँ पे। वैसे तो आप खुद से भी सर्च करें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप इस प्लेटफॉर्म को जो है वो अच्छे से अच्छा यूज करें। यहाँ पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है वो मिल जाएगी इन फ्यूचर। तो स्टेप अप ही आपके लिए एक पाइथन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह। बिल्कुल ये भी बात अच्छी है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है पाइथन। वैसे पाइथन बेसिकली जो है एक स्नेक, एक सांप की एक टाइप को कहा जाता है पाइथन, जो कि बहुत बड़ा एक सांप होता है। तो खैर पाइथन डेफिनेटली जब आप थोड़ा सा पाइथन का एक इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब हम सेशन करेंगे तो काफी लोगों को अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो उससे हम जो है मे बी आपके क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे।